नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज लॉकडाउन नहीं, साप्ताहिक बंदी, बेवजह बाहर न निकलने की हिदायत। दो मासूमों की हत्या आरोपी पहुंची सलाखों के पीछे, रायबरेली पुलिस ने किया डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। कोरोना से जंग जीत कर आए पूर्व विधायक अनिल सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार को बंदी की व्यवस्था की जगह अब सिर्फ एक ही दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। लिहाजा रविवार को सभी बाजार और व्यावसायिक संस्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बेवजह बाहर निकलने से बचें, आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें। दरअसल सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को लेकर व्यापारियों समेत आम लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। रविवार को साप्ताहिक बंदी या फिर लॉकडाउन, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से शनिवार देर रात तक लोग परेशान दिखे। हालांकि शासन ने स्पष्ट किया है कि रविवार को लॉकडाउन नहीं है बल्कि साप्ताहिक बंदी है। इस दौरान सभी बाजार, व्यावसायिक संस्थान व दफ्तर बंद रहेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही हो सकेगी। एक्सप्रेस हाईवे या फिर यात्रा की जा सकेगी। शहर में भी 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों को चलने की अनुमति होगी, लेकिन हिदायत दी गई है कि लोग बिना वजह घर से बाहर न निकले। तो वहीं जनपद के रानीगंज क्षेत्र में ग्राम सभा राजापुर मतरोहरी में एक बुजुर्ग विधवा महिला अपने परिवार के साथ में जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर है। महिला के घर पर एक हिस्सा बारिश की वजह से गिर गया था, जबकि घर का बाकी हिस्सा भी जर्जर हालत में है। बावजूद इसके महिला अपने 4 बच्चों के साथ में जान जोखिम में डालकर इसी घर में रहने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस परिवार के पास में किसी तरीके की सरकारी मदद नहीं पहुंची है। प्रतापगढ़ में विधवा महिला परिवार के साथ में जर्जर मकान में रहती है। महिला के मकान का एक हिस्सा बारिश से गिर चुका है। विमला ने शासन और प्रशासन से कोई भी मदद न मिलने की बात कही है। गौरा ब्लॉक के राजापुर मतोहरी के गांव में रहने वाली विमला देवी का कहना है कि बीते कई सालों से जर्जर मकान में रहती है, लेकिन उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। विमला ने बताया कि उनके पति की कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उनकी 4 बेटियां, 2 बेटे हैं। फिलहाल 2 बेटों की शादी हो गई है। वहीं 2 बेटियों और 2 बेटे महिला के साथ में जर्जर मकान में रहते हैं। विमला ने बताया कि जर्जर होने की वजह से मकान का एक हिस्सा बारिश में गिर गया। ऐसे में हम जान जोखिम में डालकर खस्ताहाल मकान में रहने को मजबूर है। विमला ने बताया कि शासन और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। वे अपने बच्चों के साथ में गाँव में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भर रही है। क्या नाम है आपका? विमला देवी जी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि नान लड़कियां है, माली खत्म हुई है जी। और घर द्वार ना ही है जी। घर ठिकान ना है, मरही में रही थी जी। हाँ। और अर्धान प्रधान का सुनत ना ही है। तो अभी बारिश में आपका घर जो है ये चलने लायक है? ना ही। अच्छा, गिर गया है? सब गिर बाहर आ गया है। क्या नाम है आपके प्रधान का नाम जानती हैं आप? हाँ। क्या नाम है? मदन। मदन। और गांव का नाम क्या है आपके? गोकुला। हाँ। ब्लॉक गौरा। हाँ। जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ 4 बिटिया 2 बेटवा। अच्छा, दोनों लड़कियों की शादी हो गई है? हाँ, उनका 2 जन की शादी होगी, 2 बिटिया 2 बेटवा। अभी 2 लड़कियों की शादी नहीं हुई है? ना ही। जी। तो वहीं अयोध्या में कानून व्यवस्था को चुस्त रखने का ढिंडोरा भले ही प्रदेश की सरकार पीट रही है, लेकिन सच तो ये है कि अपराधी भयमुक्त होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात को प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या देर रात गोलियों की तड़पड़ाहट से दहल गई। यहां मंदिर में घुसकर बदमाशों ने राजेश निषाद नाम के हिस्ट्री सीटर पर गोलियां बरसा दी। हिस्ट्री सीटर को 3 गोली मारी गई। घटना से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर राजेश निषाद को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
मामला रामनगरी अयोध्या का है, जहां कोतवाली क्षेत्र में रहशी इलाके में बने एक मंदिर में घुसकर बदमाशों ने गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि कलवार मंदिर के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 युवक बीती रात आए। राजेश उस समय मंदिर के छत पर बैठा हुआ था। राजेश निषाद ने उनकी पहले बात हुई, लेकिन फिर अचानक ही तीनों युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान राजेश को 3 गोलियां लग गई। कहा जा रहा है कि कलवार मंदिर पर राजेश का कब्जा था, लेकिन इसको लेकर विवाद चल रहा था। गोली लगने के बाद में आनंद फानन में उसे श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद में मौके पर पहुंचे एसएसपी दीपक कुमार समेत फोर्स वहां पे पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि राजेश निषाद के ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे हैं और वह अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। मामले में लोगों के बीच में इस घटना को लेकर आक्रोश है। इसमें मद्देनजर हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों की घटना के प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और एक आरोपी पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी मोहित तिवारी और नवीन पांडे चिंटू अभी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायबरेली पुलिस को उक्त बड़ी वक्त में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब बीते 3 अगस्त को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुड़वाल गांव में चचेरे भाई बहन के शव बरामद होने के बाद में गांव में सनसनी का माहौल था। वह मौके पर परिजनों ने एक युवती पर आरोप भी लगाया था। परिजनों ने जिस युवती पर हत्या का अगवा करने का आरोप लगाया था, उस युवती को रायबरेली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में युवती ने बताया कि पहले रूबी, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, उसको बीती 19 अगस्त को बहला फुसलाकर जंगल में ले गई, जिसे लगभग 6:30 बजे गला दबाकर मार दिया गया और शव को जंगल के झाड़ियों में छिपा दिया था। इस घटना के करीब 15 दिन बाद में दीपक, जो कि 11 वर्ष का था, उसका बीती 1 सितंबर को अपहरण कर उसको जंगल में ले जाकर उस पर धारदार हिंसे से हमला कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब रायबरेली पुलिस टीम ने हर पहलुओं की जांच की, तो बात सामने आई कि वह युवती मेंटल डिसऑर्डर रोग से ग्रसित थी और इस रोग के चलते उसने अपने ही चचेरे भाई बहन की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसका अगला निशाना उसका ही छोटा भाई था। वहीं पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त श्याम कली द्वारा बताया गया है कि मैंने पहले नन्नू की पुत्री रूबी को बहला फुसलाकर कोया जंगल में अपने साथ ले गई, जिसे शाम करीब 6:30 बजे गला दबाकर मार दिया था एवं शव को जंगलों की झाड़ी में छिपा दिया था। इस घटना के करीब 15 दिन बाद में उसे ताऊ के इकलौते पुत्र दीपक, जो कि गांव के बाहर अन्य लड़कों के साथ में मोबाइल देख रहा था, उसे मैंने गठरी उठाने के बहाने जंगल में चलने को कहा और उसने मना कर दिया, तो मैं उसे ज़बरदस्ती पकड़कर ले गई थी। दीपक को करीब 3 बजे दिन में मारना चाहा, लेकिन जब वह गला दबाने से ही नहीं मरा तो मैंने हाथ में लिए अहिंसा से उसे सर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई थी तथा शव को झाड़ियों के नीचे छुपाकर पत्तों से ढक दिया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता श्यामक ली द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया एवं उसकी निशानदेही पर घटना से प्रयुक्त हिंसा बरामद किया गया था। सर, क्या गुड वर्क हुआ है? जी देखिए, जैसा कि बताया गया, ये ग्राम कुंडवल है, थाना क्षेत्र लालगंज का, जहाँ पर एक एक करके एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हुए थे और बाद में उनकी डेड बॉडीज़ 2 दिन पहले उसी ग्राम के जंगल में मिली थी। पहली बच्ची रूबी 8 वर्षीय और दूसरा बच्चा दीपक 11 वर्षीय था। जब इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच की गई तो ये मामला संज्ञान में आया कि इन्हीं की बड़ी चचेरी बहन श्यामकली के द्वारा ये घटनाएं की गई हैं और गहनता से पूछताछ करने पर और डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो लड़की श्यामकली है ये कुछ मानसिक रूप से भी अस्वस्थ थी और इसको कई तरीके की असुरक्षा थी। इसको समय समय पर पूर्व में भी इलाज दिया गया था और उसी क्रम में इसने ये स्वीकार किया अपने स्टेटमेंट में कि
एक एक करके इसने दोनों बच्चों को घास काटने के बहाने ले जाकर गला दबाकर और हंसिए से वार कर उनकी हत्या कर दी। संभल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सपा की नीतियों को गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का अभियान में सपाइयों ने गांव में भ्रमण कर लोगों को प्रपत्र वितरित किए। शहर, कस्बा और गांव में पूर्व जिलाध्यक्ष नेतृत्व में सपा की टोलियां घूमती रही। असमोली व संभल विधान क्षेत्र में पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां के नेतृत्व में सपाइयों ने गांव में भ्रमण किया। गांव में लोगों को प्रत्यक्ष वितरण कर सपाइयों की नीतियां बताई गई। सपा नेताओं ने बताया कि 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में जनता के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख है और साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस लॉकडाउन के चलते भी हर जरूरतमंद तक समाजवादी राहत पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं वर्तमान जिला अध्यक्ष पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम नगर ने अपने स्वागत समारोह आयोजन करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, इनके जिला अध्यक्ष बनते ही संभल में समाजवादी पार्टी के 2 घूट पोस्टर बार में बाहर नजर आ रहे हैं, अखबारों में लगाए जा रहे हैं, विज्ञापन में भी दिखाई दे रहे हैं। 2022 में कहीं ऐसा ना हो कि संभल विधानसभा से गुटाबाजी के चलते सीट के से हाथ भी धोना पड़ जाए। ये क्या अभियान चल रहा है आपकी पार्टी का? देखिए, 22 में 22 टिकट, ये अगस्त क्रांति समाजवादी दिशा की एक किताब है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जारी की गई है। हम लोग पूरे जनपद संभल में इसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं लोगों को, खास तौर से नौजवानों को, किसानों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटी के लोगों को, कि समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक सरकार चली तो क्या मिला, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गुंडा और जंगल राज है, इस वक्त सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है हर मामले में। तो हम चाहते हैं कि ये पैगाम जो है हर घर में पहुंचे और जनता अब 2022 में चुनाव होने जा रहा है उसमें निर्णायक भूमिका निभाए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री पुनः बना के, जो विकास पिछड़ गया है, जो गरीब, मजदूर, किसान और हमारा नौजवान खास तौर से नौकरी से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और जाति से परेशान है, जो पीड़ित है बेचारा, अब उसके लिए खुशहाली के फिर वही दिन आए जो 2012 से 17 तक प्रदेश में खुशहाली थी। तो हम ये पैगाम पहुँचा के ये मानते हैं कि 2022 में निश्चित तौर पे 350 सीटें लाके समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और जनता हमारे साथ है। और 2022 में मैं ये मानता हूँ कि फिर पुनः माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। संभल में पंजाब नेशनल बैंक से अचानक 10 लाख का कैश गायब होने से हड़कंप मच गया। कैश गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बैंक कर्मियों के अनुसार एक बच्चा बैंक से 10 लाख कैश लेकर फरार हो गया। वहीं इस मामले में बैंक स्टाफ की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। कुछ दिन से बैंक के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, लेकिन बैंक कर्मियों ने इसको अनदेखा कर दिया। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और दोबारा से कैश गिरने का सिलसिला जारी है। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां से 10 लाख रुपए कैश गायब होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बैंक कर्मियों का कहना है कि एक बच्चा अचानक से बैग में 500 की 10 गड्डियां लेकर बैंक से फरार हो गया। वहीं इस पूरे मामले में बैंक स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जिस काउंटर से कैश गायब हुआ है उस काउंटर का सीसीटीवी कैमरा कुछ दिन से बंद था और भी मुख्य कैमरे बैंक के कुछ दिन से बंद पड़े थे, लेकिन बैंक स्टाफ ने इसको अनदेखा करते हुए सीसीटीवी कैमरे को चालू नहीं कराया। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई एक बच्चा बैंक से बड़ी आसानी से 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया? बैंक के सीसीटीवी कैमरे क्यों चालू नहीं किए गए? क्या बैंक कुछ छुपा रहा है? जिस काउंटर से कैश चोरी हुआ है उस काउंटर का कैमरा क्यों बंद पड़ा था? बैंक के कुछ कैमरे चालू थे और मुख्य कैमरे क्यों बंद पड़े थे? फिलहाल पुलिस ने मौके पर मौजूद और दोबारा से कैश गिनना शुरू कर दिया है कि कहीं कैश गिनने में कोई गड़बड़ी ना हुई हो या वाकई बच्चा बैंक से बड़ी आसानी से 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। अच्छा, आपकी बैंक से अभी जो केस गायब हुआ है
तो ये चोरी जो हुआ है तो कितना केस था लगभग? सर 10 के 2 हमको 500 के 2 बंडल थे, 2000 नोट, 500 के 2000 नोट, 2 बंडल बंदे होते हैं, 10 पैकेट होते हैं एक बंडल। तो 2 बंडल हम रेमिटेंस के लिए तैयार करते हैं रोज, सबसे 1 नंबर काउंटर पे। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत ये दिखाई दे रहा है, बच्चा आया वो मतलब एकदम से मेरे पास सिक्योरिटी बराबर है, प्रॉपर है, उसके बाद बच्चा अंदर कैसे पहुँच गया? अच्छा सर, ये लगभग कितने बजे करीब ये पैसे यहाँ सर से 250 दिन दहाड़े यहाँ से 10 लाख रुपए की रकम यहाँ से लापता हो गई? उसी दौरान आपके सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो जाते हैं, जो जानकारी आ रही है? सर क्या बता सकते? नहीं, आप यहाँ के मैनेजर हैं ना, आपकी जिम्मेदारी मैं बनती यहाँ है ना सेकंड सर? मैन हूँ, मेरे साथ छुट्टी है, इसलिए मैंने पास से चार्जेस। अच्छा, जिम्मेदारी तो आपकी थी ना पूरी। सूचना दी है क्या करें? जो मेन कैमरा है आपके गेट का वो चलता है? चल रहा है सर। 1 नंबर गेट जहाँ से केस गायब हुआ है वहाँ का कैमरा क्यों नहीं चालू है उसका? सर आपने टेपिंग के लिए जो कैशियर लगाए हैं वो तो रिटायर्ड हैं, तो आपने कैसा लगा लिया उनके लिए? वही कैश कर रहे थे, वही टेपिंग कर रहे थे। ये सक्सेस सर यही है, कैश तो गायब हुआ ही है सर। हमने पुलिस बोला ही अपने सीनियर लोगों को आपने बताया? सबको अवगत करा। तो वहीं उन्नाव में पूर्वा विधानसभा के रेशवी विधानसभा अनिल सिंह कोरोना से लड़ते हुए जंग जीतकर जैसे ही नई ऊर्जा और नई जिंदगी के साथ में पूर्वा ब्लॉक में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में शामिल होने के लिए ब्लॉक के अंदर प्रवेश किया, तुरंत ही लोगों ने अपने प्रिय जनप्रतिनिधि को देखते हुए खुशी की लहर दौड़ उठी। इस खुशी के अवसर पर पूर्वा ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष व कोरोना फाइटर पुत्तन लाल पाल की अगुवाई में ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विधायक अनिल सिंह का माल्यार्पण कर गायत्री मंत्र पट्टिका व गुलदस्ता भेंट करके पुष्प वर्षा के साथ में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कोरोना फाइटर पुत्तन लाल पाल ने विधायक अनिल सिंह के दीर्घायु होते हुए ईश्वर से कामना करते हुए कहा कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है जो आपका आशीर्वाद मिला। वहीं विधायक अनिल सिंह ने समस्त जनमानस का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भगवान करे कि किसी को भी कोरोना न हो, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से ही मुझे नई जिंदगी मिली है। आप लोग मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का सहयोग करें। इस सम्मान समारोह में ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित तमाम सभांत नागरिक मौजूद रहे। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।